हेलो नमस्कार। मेरा नाम है आर्टिफिशियल एंकर। भारत में जल्द जनगणना होने वाली है। लेकिन क्या आपको पता है सरकारी कर्मचारी आपके घर आकर क्या पूछेंगे, क्या दस्तावेज लगेंगे और आपकी दी गई जानकारी सरकार किस काम में इस्तेमाल करेगी? इस विश्लेषण में आसान भाषा में पूरी जानकारी जानिए। अब देखिए, इस तरह के सवाल मन में आना बिल्कुल स्वाभाविक है ना? जब भी देश में इतने बड़े स्तर का कोई काम होता है तो थोड़ी बहुत उत्सुकता और थोड़ी सी घबराहट होना आम बात है। हम अक्सर सोचने लगते हैं कि यार दरवाजे पर कौन आएगा, कौन सी जानकारी देनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात, कहीं आगे चलकर कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो हमारा आज का ये एक्सप्लेनर इसी बात पर है कि हम सब पूरी तरह से तैयार रहें और समझें कि ये पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। तो आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे, बहुत संक्षेप में बता देता हूं। पहले हम समझेंगे कि जनगणना आखिर है क्या और क्यों होती है, फिर इसके दो मुख्य चरण, उसके बाद दस्तावेज और हमारी निजता यानी प्राइवेसी से जुड़ी बातें, फिर हम कुछ आम अफवाहों की सच्चाई जानेंगे और अंत में भविष्य को लेकर हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, जनगणना क्या और क्यों। सबसे पहली बात, ये कोई आम सा लोकल सर्वे नहीं है। भारत में जो जनगणना होती है ना, वो बहुत ही व्यवस्थित और पूरी तरह से आधिकारिक प्रक्रिया है। इसे सीधे हमारे गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाता है। और इसका मकसद सिर्फ लोगों की गिनती करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में पूरे देश का एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक सर्वे है। इसी से तो सरकार को पता चलता है कि लोग कैसे रह रहे हैं, उनके परिवार कैसे हैं और उनकी जीवन शैली कैसी है। अगर हम इतिहास देखें तो भारत में हर 10 साल में जनगणना होने की एक बहुत ही पुरानी और सेट लय रही है। मतलब 1951 से लेकर 2011 तक ये बिना रुके हर दशक में होती रही। लेकिन फिर आया 2021, जो कि एक ऐतिहासिक अपवाद बन गया। हम सब जानते हैं, कोविड महामारी और कुछ प्रशासनिक कारणों से इसमें देरी हो गई। और सच कहूं तो यही वजह है कि इतने लंबे गैप के बाद आने वाली जनगणना का इतनी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अब हम सोचेंगे कि इतने बड़े पैमाने पर जो ये महासर्वेक्षण होता है, इसका आखिर फायदा क्या है? तो सुनिए, ये जो डेटा इकट्ठा होता है ना, ये एक तरह से हमारे देश के विकास की नींव है। इसी डेटा से ये तय होता है कि नए स्कूल, बड़े अस्पताल, सड़कें और पानी की सुविधाएं कहाँ बनेंगी। जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, इसका सटीक अनुमान भी यहीं से लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चुनावों के लिए जो संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं तय होती हैं, वो भी इसी डेटा पर आधारित होती हैं। सरकारी कल्याणकारी योजनाएं सही लोगों तक कैसे पहुंचेंगी, रोजगार की क्या स्थिति है, ये पूरा का पूरा नक्शा हमारी इसी जनगणना से तैयार होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके दूसरे भाग को, 2 चरणों की प्रक्रिया। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जनगणना का काम एक ही बार में खत्म नहीं होता। इसे 2 बिल्कुल अलग अलग चरणों में किया जाता है। पहला चरण होता है हाउस लिस्टिंग। इसमें क्या होता है कि अधिकारी सबसे पहले आपके घर का ढांचा देखते हैं कि घर कच्चा है या पक्का, कितने कमरे हैं, बिजली, पानी या शौचालय की सुविधा है या नहीं, और तो और इंटरनेट, टीवी या गाड़ी जैसी चीजें हैं या नहीं, ये सब भी दर्ज होता है। फिर आता है दूसरा चरण, जिसे कहते हैं जनसंख्या गणना। इस हिस्से में फोकस घर के अंदर रहने वाले लोगों पर होता है। उनका नाम, उम्र, पढ़ाई लिखाई, पेशा, धर्म और परिवार के बाकी सदस्यों की पूरी जानकारी ली जाती है। मतलब पहले घर की बनावट और फिर उसमें रहने वाले लोग। है ना काफी व्यवस्थित? अब एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल, ये सब पूछने हमारे दरवाजे पर आखिर आएगा कौन? तो देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो अधिकारी, जिन्हें एन्यूमरेटर्स कहा जाता है, वो कोई अनजान लोग नहीं होते। ये अक्सर हमारे ही इलाके के सरकारी स्कूल की टीचर, सरकारी कर्मचारी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं। और सबसे अहम बात, उनके पास सरकार की तरफ से जारी किया गया एक प्रॉपर ऑफिशियल पहचान पत्र होता है। आप चाहें तो बिल्कुल उसे मांगकर देख सकते हैं। ये पूरी तरह से एक सुरक्षित और जानी पहचानी व्यवस्था है। अब बात करते हैं उस मुद्दे पर जो शायद सबसे ज्यादा चिंता पैदा करता है, हमारा तीसरा भाग, दस्तावेज और आपकी निजता। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि ये पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से सिर्फ जानकारी जुटाने के लिए है। आमतौर पर जनगणना के दौरान आपको किसी भी तरह के भारी भरकम दस्तावेज या कागज जमा करने की कोई जरूरत नहीं होती। ये कोई पासपोर्ट बनवाने या बैंक में अकाउंट खोलने जैसा काम नहीं है कि हर बात का सबूत देना पड़े। अधिकारी जो सवाल पूछेंगे, बस उनका सही सही जवाब देना होता है और वो उसी के आधार पर फॉर्म भरते हैं। बस शर्त इतनी है कि हमारी दी गई जानकारी एकदम सटीक होनी चाहिए। और हाँ, जो जानकारी हम देते हैं उसका होता क्या है,
इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। कानून के मुताबिक आपकी दी गई हर एक व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह से गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। सरकार कभी भी किसी का नाम या उसका पर्सनल डेटा पब्लिक नहीं करती। जो आंकड़े सामने आते हैं ना, वो हमेशा एक बड़े समूह के रूप में होते हैं, जैसे कि भाई पूरे जिले की आबादी कितनी हो गई या वहां कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं। मतलब कोई भी किसी का भी निजी रिकॉर्ड ऐसे ही खोलकर नहीं देख सकता। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर। आधी अधूरी जानकारी कई बार अफवाहों को जन्म देती है ना? तो हमारा चौथा भाग है जनगणना से जुड़े आम भ्रम। सबसे पहला और सबसे बड़ा भ्रम ये फैलाया जाता है कि ये सारी जानकारी देने से कल को कोई नया टैक्स लग जाएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल निराधार है। सच्चाई एकदम साफ है। जनगणना का आपके टैक्स से कोई सीधा लेना देना नहीं है। ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ देश के विकास की योजनाएं बनाने के लिए होती है, न कि किसी व्यक्ति पर कोई नया कर लगाने के लिए। दूसरा भ्रम यह है कि जब अधिकारी घर में टीवी, गाड़ी या कमरों की गिनती करते हैं तो वो असल में हमारी संपत्ति की जांच कर रहे होते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। सच्चाई ये है कि ये कोई संपत्ति का सर्वे नहीं है। इन सुविधाओं की गिनती सिर्फ ये समझने के लिए की जाती है कि हमारे देश का सामाजिक और आर्थिक स्तर कुल मिलाकर कैसा है। इसका संपत्ति के कानूनों से कोई वास्ता नहीं है। एक और बहुत ही संवेदनशील भ्रम ये भी रहता है कि जनगणना का इस्तेमाल हमारी नागरिकता जांचने के लिए किया जाएगा। यहाँ आधिकारिक स्रोतों के आधार पर सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। जनगणना का इकलौता और मुख्य मकसद देश की आबादी और सामाजिक जानकारी का एक सटीक डेटाबेस बनाना है। नागरिकता का सत्यापन एक बिल्कुल अलग प्रशासनिक प्रक्रिया होती है। उसका इस जनगणना के सामान्य कार्य से कोई सीधा संबंध नहीं है। इन सब बातों को अच्छे से समझने के बाद अब समय है भविष्य की ओर देखने का। हमारा पांचवा और आखिरी भाग, भविष्य और हमारा दायित्व। अब जो 2026 या 2027 में हमारी आगामी जनगणना होने वाली है ना, वो सच में एक नए युग में कदम रखने जा रही है, क्योंकि ये ऐतिहासिक प्रक्रिया अब तकनीक के साथ जुड़ रही है। उम्मीद है कि ये जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। अधिकारियों के हाथों में वो कागज़ के बड़े बड़े रजिस्टर नहीं, बल्कि मोबाइल ऐप और टैबलेट होंगे। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि कुछ लोगों को खुद ऑनलाइन सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके अपनी जानकारी भरने की सुविधा भी मिल सकती है। इससे सोचिए डेटा कितनी तेजी से और कितनी सटीकता के साथ प्रोसेस होगा। लेकिन ये सारी शानदार तकनीक तभी काम आएगी जब हम सब अपना नागरिक दायित्व पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। जब भी अधिकारी हमारे घर आएं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बिल्कुल सही जानकारी दें। अपनी उम्र या परिवार के सदस्यों की कोई भी डिटेल छिपानी नहीं चाहिए। अधिकारियों का पूरा सहयोग करें और उन बिना सिर पैर की अफवाहों पर तो बिल्कुल भी ध्यान न दें। ये सर्वे सीधे हमारे देश की राष्ट्रीय योजनाओं से जुड़ा है और हमारी दी गई सही जानकारी ही इसकी असली नींव है। जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है। इसी डेटा से तय होता है कि आपके इलाके में स्कूल, अस्पताल और दूसरी सुविधाएं कहां बनेंगी। इसलिए जब जनगणना अधिकारी आएं, सही जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि आपकी एक सही जानकारी भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकती है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस विश्लेषण को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, यदि हम इस महासर्वेक्षण में बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं तो आने वाले 10 सालों में हमारे अपने जिले और मोहल्ले के स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों का विकास किस शानदार तरीके से बदल सकता है। याद रखिए, ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हैं, ये हमारे ही कल का ब्लूप्रिंट है। इस विश्लेषण को देखने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।